हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। चलिए प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद बनाना देखा था, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी हिंदी होती है सामान्य वर्तमान काल अथवा अनिश्चित वर्तमान काल, ठीक है प्यारे बच्चे। तो सबसे पहले हम लोग पहचानना सीखेंगे। क्या करेंगे? पहचानना सीखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। तो देखिए पहली बात तो ये है कि प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में क्या अंतर होता है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए अब प्रेजेंट टेंस में ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए प्रेजेंट टेंस जो होता है, इधर थोड़ा सा बात पे ध्यान दीजिएगा। देखिए इस पहचान को तो छोड़ दीजिए, ठीक है, इस पहचान को छोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए तो जो प्रेजेंट टेंस रहता है, ठीक है, देखिए प्रेजेंट टेंस के अंत में देखिए ता है, ती है, ते है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में भी देता है, ठीक है। और ता है, ती है, ते है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा। और इसमें भी देता है, देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए तो अब कहने का मतलब है कि ता है, ती है, ते है शब्द दिया हो, ठीक है, परंतु वाक्य में क्या किया जाए बाबू कि विशेषता बताई जाए, विशेषण हो। क्या हो प्यारे बच्चे? विशेषण हो, जिसके द्वारा वाक्य में आए हुए नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताई जा रही हो, ठीक है। अब इसमें देखिए जैसे हमारा कहने का मतलब है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है दोनों में मिलेगा। तो ता है, ती है, ते है शब्द दिया हो, परंतु वाक्य में विशेषण दिया हो, जो उस वाक्य में आए हुए नाउन प्रोनाउन की क्या बताई जा रही हो विशेषता बताई जा रही हो प्यारे बच्चे। तो ऐसे वाक्य आपके प्रेजेंट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। कैसे वाक्य कहलाते हैं? तो प्रेजेंट टेंस के वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। अगर देखिए ता है, ती है, ते है शब्द दिया है, परंतु वाक्य में किसी कार्य का करना या होना पाया जा रहा हो, ठीक है, इसका मतलब कि एक्शन हो। क्या हो प्यारे बच्चे? एक्शन हो, ठीक है। एक्शन हो तो वो वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाएगा। किस टेंस का कहलाएगा? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाएगा। समझ में आ रही प्यारे बच्चे? संक्षिप्त में कि अगर वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है दिया हो, परंतु उस वाक्य में विशेषण दिया हो, अर्थात उस वाक्य में आए हुए नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताई जा रही हो, तो वो वाक्य प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहलाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। परंतु वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है शब्द दिया हो और उस वाक्य में एक्शन, एक्शन का मतलब कि किसी कार्य का करना या होना पाया जा रहा हो, तो वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए अब एक एग्जांपल देखिए, हम लोग देख लेते हैं कि एग्जांपल के माध्यम से। जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, इधर मैं लिखता हूं, जिसे हमने कहा, देखिए क्या कहा कि कौवा, कौवा काला होता है, कौवा काला होता है, ठीक है प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, कौवा काला होता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ता है शब्द इसमें भी दिया है, चाहे होता है शब्द इसमें भी दिया है, परंतु इसके पहले एक ऐसा शब्द काला आया है जो इस वाक्य में आए हुए नाउन कौवा की क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। कौवा काला होता है, इसमें क्या की जा रही है? कौवे की विशेषता बताई जा रही है, जो कि कौवा एक क्या है? नाउन है, और ये काला शब्द आपका क्या है प्यारे बच्चे? एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इस वाक्य के अंत में ता है, चाहे होता है शब्द दिया है, परंतु इस वाक्य में नाउन प्रोनाउन की जब विशेषता बताई जा रही है, तो अब ये वाक्य आपका यहाँ से प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहलाएगा। किस टेंस का कहलाएगा? तो प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहलाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। समझ में आ रही बातचीत? ऐसे भी पढ़ेंगे तो कौवा काला होता है, तो इसमें क्या हो रहा है? कौवे की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। मान लीजिए हम कह दे कि सोहन दौड़ता है, सपोज दैट इसमें हमने कह दिया कि सोहन दौड़ता है, ठीक है। तभी बताइए कि सोहन दौड़ता है, ये तो सही है, ठीक है, लेकिन क्या इसमें सोहन की विशेषता बताई जा रही है? नहीं, बल्कि दौड़ना शब्द से किसी एक्शन का ज्ञान हो रहा है, किसी कार्य का करना या होना पाया जा रहा है। तो देखिए ता है शब्द इसमें भी था, अता है शब्द इसमें भी है, तो इसमें ता है शब्द था, परंतु नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताई गई, तो अब एक प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहलाएगा। इसमें ता है शब्द है, परंतु एक्शन हो रहा है, किसी कार्य का करना या होना पाया जा रहा है, तो अब ये वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाएगा। किस टेंस का कहलाएगा प्यारे बच्चे? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाएगा। समझ आ रही है बातचीत? चलिए बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, उम्मीद करता हूं कि इसको आपने ध्यान दिया होगा
जब किसी वाक्य में नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताई जा रही हो तो वो प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहलाएगा, और जहां पर वाक्य में किसी कार्य का करना या होना पाया जाएगा तो सेम पहचान के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाएगा। ठीक है, ये दोनों बातें प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के संदर्भ में कही जा रही है, क्योंकि दोनों की पहचान के अंत में ता है ती है शब्द दिया होता है, इसलिए तथ्य हमारे सामने देखने को मिल रहा है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए तो इतनी बातों को नोट कर लीजिए, तो फिर बातचीत आगे हम लोग बढ़ाते हैं। नोट हो गया प्यारे बच्चे? चलिए अब उसको हम डिलीट करते हैं, आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पे। देखिए तो अब इसको हटा लेते हैं नीचे को, ठीक है। देखिए तो अब आएंगे अपने मुख्य टॉपिक पे बाबू। तो जैसा कि ऊपर आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा है और थंबनेल में भी आपको दिख रहा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो अब कहने का तात्पर्य है प्यारे बच्चे कि अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कई तरह के वाक्य मिलते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। एटलीस्ट कम से कम 5 टाइप के तो वाक्य आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। और उन 5 टाइप के वाक्यों का अलग अलग क्षेत्रों में काफी इंपोर्टेंस होता है, ऐसा नहीं कि किसी का कम इंपोर्टेंस होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ ट्रांसलेशन लेवल को पढ़ रहे हैं, बेस्ड ऑन हिंदी से अंग्रेजी बनाने की लेवल को पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग कंपटीटिव लेवल को अभी पढ़ नहीं रहे हैं। और इसके बिना जब तक हम इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तो बाकी चीजों जगहों पर हमें मदद मिलने वाली नहीं है। इसलिए पहले बेसिक कंसेप्ट हम लोग हिंदी पोर्शन को समझ लेते हैं, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए हिंदी पोर्शन को समझने में देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम लोग इसकी पहचान को देख लेते हैं। तो चूंकि अभी हमने बोला कि 5 टाइप के वाक्य मिलते हैं बाबू, तो 5 टाइप के वाक्यों में सबकी पहचान और हो सकता है कि सबका अनुवाद बनाने का नियम अलग मिल जाए, ठीक है। होता भी है, अलग होता भी है। तो इसलिए यहाँ पर जो 2 पहचान होती है ये तो 2 कॉमन होती है। कौन कौन? पहली और दूसरी। देखिए इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट टाइप, यानी जो पहले प्रकार का वाक्य आता है वो इस टेंस का मूल वाक्य होता है। क्या होता है प्यारे बच्चे? मूल वाक्य होता है, इसलिए यहाँ पर इसको फर्स्ट टाइप में डाला गया है, ठीक है। तो देखिए अब पहचान शुरू की 2 पहचान कौन कौन है? तो पहला देखिए कर है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों में वर्तमान काल में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, यानी वर्तमान काल में ही, यानी ऑनगोइंग प्रोसेस में ही चीजों का करना या होना पाया जाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि इस टेंस में प्रयोग होने वाले हिंदी वाक्यों में शाश्वत सत्य, प्राकृतिक घटना, इतिहास, आदत, कहावतें, मुहावरे, ठीक है, आदत संबंधी तथ्य, डाटा एक्सेट्रा तथ्यों का वर्णन होता है। समझ में आ रही है बातचीत? देखिए कह रहा है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में, इस टेंस के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है, डाट डाट एक्सेट्रा आदि शब्द आते हैं। तो ये जो बाबू पहचान ये वाली देख रहे हैं फर्स्ट टाइप, तो ये फर्स्ट टाइप का इस टेंस का मूल वाक्य है। तो हम लोग 5 टाइप को पढ़ेंगे, ऐसा नहीं अलग अलग करके फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, फिफ्थ टाइप, सिक्स्थ टाइप, सबको अलग अलग पढ़ेंगे। लेकिन इसमें ये फर्स्ट टाइप वाले की पहचान है जो इस टेंस की मूल पहचान है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो ये तो हो गई पहचान। अब थोड़ा सा बातचीत को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इस टेंस के अनुवाद बनाने के नियम को देखते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ तो प्यारे बच्चे देखिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं रूल ऑफ ट्रांसलेशन, रूल ऑफ ट्रांसलेशन अर्थात अनुवाद बनाने का नियम, ठीक है प्यारे बच्चे। रूल ऑफ ट्रांसलेशन की हिंदी हो जाएगी अनुवाद बनाने का नियम, ठीक है प्यारे बच्चे। देखिए बिल्कुल हम बेसिक से लेकर के मतलब कि एडवांस लेवल तक लेके चलेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक एक बात को, एक एक पॉइंट को हम आपको बताएंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, सुंदर बच्चे हैं। हाँ तो चलिए प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। 2 जगह हो गया क्या? अच्छा इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो रूल ऑफ ट्रांसलेशन में ध्यान दीजिएगा। देखिए पहली बात तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में, ठीक है, नीचे की क्लासेज में आपने पढ़ा होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा कि पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाबू? सब्जेक्ट लिखते हैं। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो इससे पिछली वीडियो में हमने सब्जेक्ट यानी कर्ता के ऊपर चर्चा कर दिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर के आप देख लीजिए, थंबनेल पे लगा होगा सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ठीक है। उसमें डिटेल में मैंने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर इसके तुरंत बाद इसमें आपने पढ़ा होगा कि मेन वर्ब को लिखते हैं, ठीक है। तो
मेन वर्ब में अब ये पढ़ा होगा कि कर्ता बहुवचन होता है तो वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिख करके हम छोड़ देते हैं, और कर्ता जब एक वचन होता है तो वर्ब में एस या ईएस क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट पढ़ा होगा, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या पढ़ा होगा, अदर वर्ड पढ़ा होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये नियम ही इस टेंस का मूल नियम है, ये नियम ही इस टेंस का प्यारे बच्चे आपका क्या है, मूल नियम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मूल नियम है, ये तो सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमको एक बात ये नहीं समझ में आ रही है कि कर्ता एक वचन होने पर क्रिया में एस या ईएस क्यों जोड़ रहे हैं हम। ठीक है, हम इस फैक्ट को जानेंगे कि कर्ता एक वचन होने पर हम क्रिया में एस या ईएस क्यों जोड़ रहे हैं, और कर्ता बहुवचन होने पर वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिखकर क्यों छोड़ रहे हैं। ठीक है, इस तथ्य को हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, कहने का मतलब है कि आपने पढ़ा होगा कि बाबू अंग्रेजी, ठीक है बाबू, सॉरी अंग्रेजी भाषा। देखिए ध्यान दीजिएगा, मेन वर्ब का नाम आपने सुना ही होगा, नहीं सुना होगा तो उसको भी पिछली वीडियो में वर्ब वाली टॉपिक में हमने बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया था। बहरहाल एक नजर में उस पर जो है चर्चा कर लेते। देखिए, तो मेन वर्ब किसे कहते हैं, तो वह वर्ब जिससे एक्शन का ज्ञान होता है, एक्शन वाली वर्ब भी आपकी मेन वर्ब होती है। यूं कहिए कि वह वर्ब जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब जैसे खाना पीना, सोना नहाना, आना जाना, दौड़ना खेलना कूदना, पढ़ाना, रोना धोना, सोना मारना पीटना, हंसना हंसाना इत्यादि, ये सभी हमारी क्या होती है प्यारे बच्चे, तो ये सभी मेन वर्ब होती हैं। इसी को फुल वर्ब भी कहते हैं, इनको लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं, कई सारे नामों से इनको जाना जाता है। ठीक है, देखिए, तो जो फॉर्म होती है वो सिर्फ मेन वर्ब की फॉर्म होती है, बाकी किसी वर्ब की फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब जैसे देखिए बाबू, ध्यान से समझिएगा, जैसे हमने कह दिया बाबू डू। ठीक है, डू माने क्या होता है, करना। ईट माने क्या होता है प्यारे बच्चे, खाना। रीड माने क्या होता है प्यारे बच्चे, पढ़ना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, गो माने क्या होता है, जाना। ठीक है, तो अब ये सभी क्या है प्यारे बच्चे, आपकी ये सभी मेन वर्ब है। ये सभी क्या है प्यारे बच्चे, ये सभी जो है कि मेन वर्ब है। ठीक है, अब ये मेन वर्ब है, ये तो हमने मान लिया कि ये सभी हमारी क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चे मेन वर्ब है तो अपने किस फॉर्म में है, तो ये सभी क्रियाएं अपने फर्स्ट फॉर्म में है। किस फॉर्म में है प्यारे बच्चे, ये सभी क्रियाएं अपने फर्स्ट फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में। तो अब आपको कैसे पता कि फर्स्ट फॉर्म में है, तो ध्यान से सुन लीजिए। तो देखिए, कोई भी मुख्य क्रिया जैसे बनी थी वैसे ही हो। ठीक है, कोई भी मुख्य क्रिया जैसे बनी थी वैसे ही हो तो वह उस मुख्य क्रिया का मूल रूप कहलाता है। क्या कहलाता है, मूल रूप कहलाता है, बेस फॉर्म कहलाता है। ठीक है, मूल रूप कहलाता है। कोई भी क्रिया जब अपने मूल रूप में होती है तो वही अपना क्रिया का फर्स्ट फॉर्म कहलाता है। तो अब देख लीजिए कि डू है, इट है, रीड है, गो है, ये क्रियाएं जैसे बनी थी वैसे ही है ना बाबू। तो अब ये सभी क्रियाएं अपने मूल रूप में कहलाएंगी, और जब ये सभी क्रियाएं अपने मूल रूप में हो गई तो अब ये क्रियाएं फर्स्ट फॉर्म में कहलाएंगी। ठीक है प्यारे बच्चे, अब यहाँ के बाद आगे बढ़ेंगे तो अंग्रेजी भाषा में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बहुवचन माना जाता है। क्या माना जाता है प्यारे बच्चे, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जो है कि बहुवचन माना जाता है। बात समझ पा रहे हैं ना, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो अब ये सभी क्रियाएं फर्स्ट फॉर्म में है, तो अब ये सभी क्रियाएं क्या कहलाएंगी, बहुवचन कहलाएंगी। क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चे, बहुवचन कहलाएंगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी भाषा में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या माना जाता है, बहुवचन माना जाता है। ठीक है, तो अब इन क्रियाओं को एक वचन बनाने के लिए, इन क्रियाओं को क्या करने के लिए, एक वचन बनाने के लिए इनके अंत में प्यारे बच्चे एस या फिर ईएस जोड़ दिया जाता है। ठीक है, एस या ईएस क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो किस क्रिया के अंत में एस जोड़ेंगे, किसके अंत में ईएस जोड़ेंगे। देखिए, तो अब यहां से ध्यान दीजिएगा, नोट करके इसको समझ लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, तो जिन क्रियाओं के अंत में एस होगा, कामा डबल एस होगा, कामा एस एच होगा, कामा सी एच होगा, कामा एक्स होगा, एंड ओ होगा, तो उनके अंत में प्यारे बच्चे सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या जोड़ेंगे, ईएस जोड़ेंगे। ठीक है, और अन्य क्रियाओं के अंत में अदर्स यानी शेष या अन्य या फिर दूसरी क्रियाओं के अंत में क्या जोड़ा जाएगा, तो एस जोड़ा जाएगा। देखिए फिर से समझिएगा, हमने कहा कि अंग्रेजी भाषा में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बहुवचन माना जाता है, तो इन क्रियाओं को एक वचन बनाने की जरूरत आवश्यकता भी पड़ेगी, तो एक वचन बनाने के लिए इनके अंत में एस या ईएस क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जिन क्रियाओं के अंत में एस होगा, डबल एस होगा, एस एच होगा, सी एच होगा, एक्स होगा और ओ होगा, उनके अंत में ईएस जोड़ेंगे। और जिन क्रियाओं के
अंत में इनमें से नहीं होगा, इन अक्षरों में से नहीं होगा, तो उनके अंत में एस जोड़ दिया जाएगा, तब वो क्रियाएं क्या हो जाएंगी, एक वचन हो जाएंगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चे बातचीत पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए ओ है ना प्यारे बच्चे, डू है, तो डू के अंत में आपका क्या लिखा है, ओ लिखा है, ओ लिखा है, तो इसके अंत में क्या जोड़ेंगे, ईएस, तो डज हो गया। अब इट है, ध्यान दीजिएगा, तो इट को हमने लिख दिया, इसके अंत में क्या है, इसमें से कोई अक्षर है नहीं, तो अदर वाले में है, तो इसके अंत में क्या जोड़ेंगे, यस, इट्स हो गया। अब है रीड, ठीक है प्यारे बच्चे, तो रीड को हमने लिख दिया, इसके अंत में डी है, तो इसमें तो है नहीं, तो इसका मतलब इसमें हम क्या जोड़ेंगे, यस, तो अभी आपका क्या हो गया, रीड्स। अब है गो, तो गो को प्यारे बच्चे यहाँ पे हम लिख लेंगे, तो गो के अंत में क्या है, ओ है, तो इसके अंत में क्या जोड़ेंगे, ईएस, तो अब ये क्या हो गया, गोज हो गया। तो अब ये सभी क्रियाएं आपकी क्या कहलाएंगी, तो प्यारे बच्चे ये सभी क्रियाएं आपकी सिंगुलर वर्ब कहलाएंगी। कैसी कहलाएंगी, अब ये सिंगुलर वर्ब कहलाएंगी। समझ में आ गया प्यारे बच्चे बातचीत। अब ये सभी क्रियाएं कैसी क्रियाएं कहलाएंगी, तो सिंगुलर क्रियाएं कहलाएंगी। ठीक है, तो अब एक स्टेप और समझते हैं। देखिए, तो अंग्रेजी भाषा का ये रूल होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट क्या हो प्यारे बच्चे, सिंगुलर हो। ठीक है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है। कैसी वर्ब लगाई जाती है, तो सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है। और यदि उस वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल हो, सब्जेक्ट क्या हो प्यारे बच्चे, प्लूरल हो, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाई जाती है। कैसी वर्ब लगाई जाती है, तो प्लूरल वर्ब लगाई जाती है। ये ग्रामर का जो है कि सामान्य रूल होता है कि किसी भी वाक्य का कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की लगाई जाएगी, कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की लगाई जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, जैसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जैसे यहाँ से हम देखते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, देखिए जैसे हमने कहा कि ही गो टू हाउस, ही गो टू हाउस, वह घर जाता है। तभी देखिए वाक्य में ईरर है, क्या है प्यारे बच्चे, ईरर है। क्यों ईरर है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि देखिए ही करता है, सब्जेक्ट है, ये आपकी क्या है, वर्ब है, इस वर्ब पे क्या है प्यारे बच्चे, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट ही आपका क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब भी तो सिंगुलर आना चाहिए ना, लेकिन वर्ब सिंगुलर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वर्ब अपने मूलावस्था में है, मूला अवस्था या मूल रूप में है, तो अब ये फर्स्ट फॉर्म में हो गई, और जब वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में है तब ये कैसी वर्ब है, बहुवचन की, तो कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट है, जबकि ये कैसी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। ठीक है, तो अब इस वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंत में एस या ईएस जोड़ देंगे। तो जब एस या ईएस जोड़ेंगे प्यारे बच्चे, तो अब ये क्या बनेगा कि ही गोज, अब ये क्या बनेगा, ही गोज टू हाउस, तब जाके आपका कथन क्या होगा, सही होगा। समझ में आई बच्चे बातचीत। चलो एक और एग्जांपल से समझ लीजिए, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। जैसे देखिए हमने कह दिया कि दे गोज टू स्कूल, ठीक है प्यारे बच्चे, वे स्कूल जाते हैं। तो अभी इसमें भी इरर है, कहाँ इरर है, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए इरर यहाँ है कि ये आपका दे जो है ना प्यारे बच्चे, ये आपका क्या है प्यारे बच्चे, वर्ब है, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये कैसा सब्जेक्ट है, तो ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, और जो वर्ब है कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। तो अब जब सब्जेक्ट बाबू प्लूरल है तो वर्ब भी आप प्लूरल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। और जबकि यहाँ पे प्यारे बच्चे वर्ब आपका प्लूरल नहीं है बल्कि वर्ब कैसी है, सिंगुलर है, तो वाक्य में क्या हो गया, इरर आ गया। ठीक है, वर्ब को अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंगुलर बनाएंगे। तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चे, तो वर्ब जो गोज है ना, तो इसमें से एस या ईएस को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो अब यहाँ से एस या ईएस हटाएंगे, तो अब यहाँ से जो है कि क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा और टू स्कूल हो जाएगा, तब हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बातचीत। तो अब यहाँ देखिए, अब भाई वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो वर्ब बहुवचन हो गई, तो यहाँ से कर्ता भी बहुवचन और क्रिया भी बहुवचन, इस प्रकार से हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कुछ यहाँ से चीजें आपको समझ में आई, पकड़ पाए आप कि क्यों एस या ईएस जोड़ा जाता है। तो देखिए इसलिए यहाँ से हम कर्ता एक वचन होने पर वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं। क्यों, क्योंकि हम ताकि उस वर्ब को क्या कर सके, एक वचन बना सके। और कर्ता जब बहुवचन होता है तो वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिख कर छोड़ देते हैं, क्योंकि वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी तभी तो बहुवचन होगी, और जब यहाँ कर्ता बहुवचन होगा, वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म बहुवचन ये है, तो हमारा वाक्य सही हो जाएगा। और वहीं पे कर्ता सिंगुलर है, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बहुवचन होती है। ठीक है, तो इसलिए गलत हो जाता है। तो यहाँ कर्ता एक वचन है, तो क्रिया को एक वचन बनाने के लिए हम उसके अंत में क्या करते हैं, एस या ईएस को जोड़ देते हैं। ठीक है, और बाकी एग्जाम्पल आपने देखा ही होगा, 3 एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए।
तो बातचीत को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत ही सुंदर बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं। चलिए, हाँ तो प्यारे बच्चे चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अब वाक्यों का हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए स्ट्रक्चर हो गया और ये फर्स्ट टाइप के वाक्यों को हम लोग जो है कि अंग्रेजी में अनुवाद बनाना देखने जा रहे हैं। तो एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो नियम है इस टेंस का मूल नियम है, और ये जो वाक्य देखेंगे इस टेंस के मूल वाक्य को देखेंगे। ठीक है, तो अब चलिए ध्यान से समझिएगा। देखिए अब एग्जाम्पल में समझते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए अब यहाँ पर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। हमने कहा बाबू कि देखिए जिसे कहा जाए कि देखिए सॉरी मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए अब हमने कहा कि मेरी माँ मुझे दूध देती है। ठीक है प्यारे बच्चे, मेरी माँ मुझे दूध देती है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब इसका हमको अनुवाद बनाना है। तो देखिए प्यारे बच्चे, मेरी माँ मुझे दूध देती है, तो जब माँ दूध देती है तो वाक्य में एक्शन हो रहा है ना भाई, लोटा में लाएगी, गिलास में लाएगी, मुझे देगी, तब इस वाक्य में एक्शन हो रहा है ना, यानी किसी कार्य का करना या होना पाया जा रहा है। वाक्य के अंत में पहचान के रूप में ती है शब्द दिया है ना, तो अब ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाएगा, फर्स्ट टाइप का। ठीक है, अब इसका चूंकि हमको क्या करना है प्यारे बच्चे, अनुवाद बनाना है। ध्यान दीजिएगा, तो अनुवाद बनाना है तो थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। तो देखिए यहाँ है, हूँ, हो जो भी शब्द है इसके ठीक पहले आया हुआ शब्द देना शब्द यहाँ पे क्या कहलाएगा, तो मेन वर्ब कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब मेन वर्ब तो मिल गई। तो अब हमने इससे पहले बताया था कि किसी भी वाक्य में देखिए ध्यान से समझिए, सब्जेक्ट को ज्ञात करने के लिए, किसको ज्ञात करने के लिए, सब्जेक्ट को। ठीक है प्यारे बच्चे, हमने बताया था कि मेन वर्ब के पहले कौन शब्द लगा के प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर में जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा। अब यदि आपको ऑब्जेक्ट ज्ञात करना है तो ऑब्जेक्ट को ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कि क्या या किसको शब्द लगा के प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद जो उत्तर में मिलेगा आपको क्या मिलेगा प्यारे बच्चे, तो ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो अब हम मुख्य क्रिया से पहले प्रश्न पूछते हैं। देखिए, तो मेरी माँ मुझे दूध देती है, तो कौन देती है प्यारे बच्चे, तो मेरी माँ। तो मेरी माँ यहाँ से उत्तर में जो मिला ये क्या मिला प्यारे बच्चे, सब्जेक्ट मिला। ठीक है, मेरी माँ क्या देती है, तो उत्तर में मिलेगा दूध, तो दूध क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, किसको देती है, तो मुझे देती है, तो मुझे क्या हो गया प्यारे बच्चे, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन अब देखिए, तो जो सजीव होता है उसे कौन सा ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, और जो निर्जीव होता है उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो दोनों ऑब्जेक्ट दिया है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अगर आपने ये वाला अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, हमने डिटेल उस पर टाइम दिया है, उसको बताया और समझाया है। ठीक है, तब चूंकि इसका हमको अनुवाद बनाना है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट मेरी माँ की मीनिंग क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, तो हो जाएगी माई मदर। ठीक है, माई मदर को हमने नोट कर लिया। ठीक है, अब मेन वर्ब का नंबर है, मेन वर्ब क्या है, देना, तो देना की अंग्रेजी क्या होती है, गिव, लेकिन मेरी माँ एक वचन है तो इस क्रिया को एक वचन हम बनाएंगे ना, यानी कर्ता एक वचन है, तो क्रिया में क्या करेंगे, एस या यस जोड़ देंगे, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, एस। ठीक है, अब दो ऑब्जेक्ट है, मुझे और दूध, तो अब ये सजीव है ये निर्जीव है, तो अगर एक वाक्य में दो ऑब्जेक्ट दिए हो, सजीव निर्जीव दोनों, तो पहले हम सजीव को लिखते हैं बाद में निर्जीव को लिखते हैं। तो मुझे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, मी। ठीक है, और दूध की मीनिंग क्या हो जाएगी, मिल्क। ठीक है, बस यहाँ फुल स्टॉप लगा लेंगे। ठीक है, चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल है वह खाने के लिए जीता है, वह खाने के लिए जीता है। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए वह खाने के लिए जीता है। अरे भाई, कुछ लोग जीने के लिए सिर्फ खाते हैं, लेकिन यह खाने के लिए ही जी रहा है। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए है शब्द दिया है ना, है के ठीक पहले आया हुआ जीना शब्द आपका क्या कहलाएगा, मेन वर्ब। देखिए जो है हूँ हो दिया रहेगा ना, उसके ठीक पहले आया हुआ शब्द मेन वर्ब कहलाएगा। तो अब यहाँ जीना मेन वर्ब हो गया। अब कर्ता ज्ञात करना है, तो वह खाने के लिए जीता है, तो कौन जीता है, तो वह हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। या फिर जीने की क्रिया किसके द्वारा घटित हुई, वह के द्वारा, तो वह क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, क्या जीता है, उत्तर नहीं मिला। किसको जीता है, उत्तर नहीं मिला, तो इसका मतलब कि ये आपका अदर वर्ड में चला जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए अब इसका अनुवाद बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा।
तो ये चूंकि ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट है, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि ये इन्फिनेटिव है तो ऑब्जेक्ट है। तो चूंकि मैं आप लोग को इन्फिनेटिव जिरंड पार्टिसिपल बताया नहीं हूं, इसलिए इस बात को यहाँ उजागर करना नहीं चाहता हूं। सोच रहा हूं कि जब टेंस आप पढ़ लेंगे तब आपको नॉन फाइनाइट वर्ब जो आती है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे और वैसे वाक्यों का भी अनुवाद बनाना सीखेंगे। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, इसलिए इसको हमने बोल दिया अदर वर्ड, अन्यथा इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इन्फिनेटिव है और इन्फिनेटिव अपने आप में नाउन भी होती है, एडजेक्टिव भी होती है, एडवर्ब भी होती है, तो वो किसी वाक्य का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों बन सकती है। ठीक है, तो उसको आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अब इसका अनुवाद बनाते हैं प्यारे बच्चे। तो देखिए करता हुआ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही। ठीक है, अब जीना की अंग्रेजी क्या होती है? लिव। करता सिंगुलर है तो वर्ब में एस जोड़ देंगे तो अब क्या हो जाएगा? लिव्स। अब क्या बचा? खाने के लिए, तो के लिए की मीनिंग क्या हो जाएगी? टू। और खाना का क्या हो जाएगा? ईट। तो ही लिव्स टू ईट। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ में आई बातचीत? आ रही है? ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। अब बिल्कुल आपको बेसिक से एडवांस तक पढ़ाएंगे टेंस ट्रांसलेशन पोर्शन पे, आगे चलकर कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी आपको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, घबराइए नहीं, थोड़ा सा धैर्य पकड़िए। चलिए इसको मिटा देता हूं। देखिए अगला एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा कि वह सोचने से पहले बोलता है। वह सोचने से पहले बोलता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए इसका अनुवाद बनाएंगे। ताही बोलना शब्द आपका क्या हो गया प्यारे बच्चे? मेन वर्ब, वह हुआ ना। अब देखिए तो कौन कौन बोलता है? तो वह की अंग्रेजी क्या? सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, और सोचने से पहले तो ये अदर वर्ड में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब ध्यान दीजिएगा कि इसका अनुवाद बनाएंगे तो करता हुआ की अंग्रेजी सर्वप्रथम हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे? तो लिखेंगे ही। ठीक है, तो ही हो गया। अब बोलना का क्या होगा? स्पीक, लेकिन ही एक वचन है तो इसमें क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। स्पीक्स हो गया। सोचने से पहले, तो से पहले की मीनिंग क्या हो जाएगी? बिफोर। ठीक है, अब सोचना की अंग्रेजी हो जाएगा थिंकिंग। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? थिंकिंग। ठीक है, बस यहाँ लगा लेंगे फुल स्टॉप। देखिए अगर आपको कोई समस्या हो रही है, वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइए कि सर ये समस्या, ये परेशानी है, तो हम उसको दूर करेंगे। क्योंकि आपका एक कमेंट ही मेरे लिए मोटिवेशनल का काम कर जाता है। ठीक है, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कैसा वीडियो चाहिए, अगर छोटी से छोटी टॉपिक है उसको आप नहीं समझ पा रहे हो तो उस पर आप लोग कमेंट करिए, बताइए, उस पर हम वीडियो बना के आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कह दिया जाए कि दिल्ली जाने वाली बस 9 बजे खुलती है। 9 बजे खुलती है। देखिए तो एनालिसिस कर लेते हैं प्यारे बच्चे। तो देखिए हाई खुलना आपका क्या हुआ प्यारे बच्चे? मेन वर्ब हुआ। ठीक है, तो कौन खुलती है? तो दिल्ली जाने वाली बस, हाई पूरा सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो देखिए अब इसका अनुवाद बनाएंगे। टाइम है तो अदर वर्ड में, देखिए 9 बजे टाइम है तो हमेशा अदर वर्ड में टाइम जाएगा। तो देखिए दिल्ली जाने वाली बस कह दे, चाहे मुंबई जाने वाली ट्रेन कह दे, चाहे अमेरिका जाने वाली जहाज कह दे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो पहले है बस जहाज ट्रेन की मीनिंग लिखेंगे। तो बस की मीनिंग हो जाएगी द बस। ठीक है, अब जाने वाली का लगा देंगे फार। क्या लगा देंगे? फार। और दिल्ली का हो जाएगा दिल्ली। तो द बस फार क्या हो जाएगा? दिल्ली। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब ये पूरा आपका क्या है प्यारे बच्चे? तो ये आपका सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, अब मेन वर्ब का नंबर आया तो मेन वर्ब है खुलना। खुलना का मतलब स्टार्ट होना, तो स्टार्ट हो गया। अब वर्ब एक वचन है तो इसमें से जोड़ के स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब 9 बजे है तो हो जाएगा एट 9 o'clock। ठीक है, समय का बोध कराने के लिए प्रीपोजिशन क्या आती है? एट आती है, तो यहाँ पर एट का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ में आ रहा है? तो देखिए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए नोट कर लिए ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फिर बातचीत आगे बढ़ती है। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, अगला एग्जाम्पल है सूर्य सदैव पूरब में
निकलता है, सूर्य सदैव पूरब में निकलता है, ठीक है, निकलता है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो देखिए इसका एनालिसिस करते हैं। तो देखिए निकलना आपका क्या है प्यारे बच्चे, तो मेन वर्ब है, ठीक है। तो कौन निकलता है, सूर्य, तो कर्ता सूर्य हो गया, ठीक है, और है सब्जेक्ट हो गया, और ये पूरब में आपका अदर वर्ड है, ठीक। अब बच गया सदैव, ठीक है। तो ये आपका अपने आप में क्या है प्यारे बच्चे, एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। तो देखिए कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिनको हमेशा मेन वर्ब के पहले यूज किया जाता है। कौन कौन होते हैं जो मेन वर्ब के पहले यूज होते हैं, तो जैसे देखिए आपका ऑलवेज हो गया, ऑलवेज माने सदा सदैव हमेशा हो गया, ठीक है। आपका ऑफन माने प्राय या अक्सर हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका नॉट हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, नेवर हो गया, ठीक है। इसके बाद सेल्डम हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बात को समझिएगा। इसके बाद ऑलवेज हो गया, ऑफन हो गया, नॉट हो गया, नेवर हो गया, सेल्डम हो गया, डाटा टीटीसी कर लीजिए। ये ऐसे एडवर्ब है प्यारे बच्चे कि हमेशा वाक्य में मेन वर्ब के पूर्व इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब वाक्य बनाते हैं प्यारे बच्चे। तो कर्ता सूर्य की अंग्रेजी हम लोग क्या लिखेंगे, द सन, ठीक है। तो यहाँ पे द सन हो गया। अब मेन वर्ब का नंबर आया तो राइट, देखिए मेन वर्ब के पहले सदैव शब्द दिया है, तो इसकी मीनिंग यहाँ क्या लिखेंगे, ऑलवेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑलवेज हो गया। अब निकलना की मीनिंग क्या होती है, राइज, ठीक है। इसका बाबू देश जोड़ देंगे क्योंकि कर्ता द सन आपका सिंगुलर है, ठीक है। अब क्या बचा पूरब में, तो हो जाएगा इन द ईस्ट, इन द ईस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, पूरब। अब ईस्ट के पहले द का प्रयोग कर लेंगे क्योंकि ये दिशा का नाम है, ठीक है प्यारे बच्चे। समझ में आ रही है बातचीत, समझ पा रहे हैं ना, चलिए ठीक है। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। तो चलिए हमने 5-7 वाक्यों का अनुवाद बनाना सीखा। अब मैं कुछ वाक्य आपके लिए दे देता हूं होमवर्क के रूप में, उसको बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। हाँ तो प्यारे बच्चे देखिए ये 5 सेंटेंस मैंने आप लोग को होमवर्क के रूप में दिया है, उसकी ये हिंट्स है, मीनिंग है, ठीक है। इससे आपको मदद मिलेगी। इन वाक्यों को बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनका अनुवाद क्या बनेगा। देखिए प्यारे बच्चे एक चीज और है कि अभी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में कुछ छोटे छोटे वाक्यों को ही हम बताएंगे, धीरे धीरे वाक्यों का आकार बड़ा कर दूंगा, आप लोग को घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अभी स्टार्टिंग है तो छोटे छोटे वाक्य ही मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हम वाक्यों का आकार बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। तो देखिए वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।